प्रधानमंत्री मोदी ने महंगाई को लेकर भी कांग्रेस को आज एक बिल्कुल नए स्टाइल में आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर कांग्रेस के शासनकाल में दो गाने बड़े सुपरहिट हुए थे। एक था महंगाई मार गई और दूसरा था महंगाई डायन खाए जाते। तो आज उन्होंने एक बड़े यूनिक स्टाइल में, जैसा मैंने आपको कहा, आज उनका जो पूरा भाषण था वो उसमें व्यंग भी था, उसमें अलग अलग तरीकों से उन्होंने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की और आज उन्होंने फिल्मी गानों के जरिए भी कांग्रेस को महंगाई पर घेरने की कोशिश की। और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि विपक्ष लगातार महंगाई का मुद्दा उनकी सरकार के खिलाफ उठाता रहता है कि मोदी काल में, मोदी की सरकार के दौरान महंगाई बहुत बढ़ गई। अब वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब यूपीए की सरकार थी तब महंगाई पर इतने बड़े बड़े गाने क्यों बन रहे थे। देखिए क्या कहा उन्होंने। देश में महंगाई को लेकर के दो गाने सुपरहिट हुए थे हमारे देश में, घर घर गाए जाते थे। एक महंगाई मार गई और दूसरा महंगाई डायन खाए जा, डायन खाए जात है। और ये दोनों गाने कांग्रेस के शासनकाल में आए। आदरणीय अध्यक्ष जी, यूपीए के शासनकाल में महंगाई डबल डिजिट में थी, डबल डिजिट में महंगाई थी, इसको नकार नहीं सकते हैं। और यूपी का सरकार का तर्क क्या था जी? असंवेदनशीलता। ये कहा गया था कि महंगी आइसक्रीम खा सकते हो तो महंगाई का रोना क्यों रो रहे हो, ये कहा गया था, ये कहा गया था। जब भी कांग्रेस आई है उसने महंगाई को ही मजबूत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोकसभा में अपना यह भाषण शाम को दिया। लगभग शाम को 5 बजे के आसपास ये भाषण शुरू हुआ था और हो सकता है आपने इस भाषण को मिस कर दिया हो, इसलिए आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम उस भाषण के जो बेहतरीन अंश हैं वो आपको दिखा रहे हैं और साथ ही उनका विश्लेषण भी करते जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये भी कहा कि कांग्रेस सिर्फ विरोध करने के लिए उनका विरोध करती है और कांग्रेस ने कैंसिल कल्चर को अपना कल्चर बना लिया है और सरकार अगर कुछ भी अच्छा करती है, सकारात्मक करती है, तो कांग्रेस उसे नकार देती है। और आज उन्होंने इसे एक नया नाम दिया है, वो है कैंसिल कल्चर। यानी कुछ भी अगर अच्छा करो तो कांग्रेस कहती है कि इसे कैंसिल कर देना चाहिए। देखिए आप, कांग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है। कुछ भी है कैंसिल, कुछ भी है कैंसिल। ये एक ऐसे कैंसिल कल्चर में कांग्रेस फंस गई है। अगर हम कहते हैं मेक इन इंडिया तो कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वंदे भारत ट्रेन, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं संसद की नई इमारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। यानी मैं हैरान हूं, ये कोई मोदी की उपलब्धियां नहीं है, देश की उपलब्धियां। इतनी नफरत कब तक पाले रखोगे? और उसके कारण देश की सफलताएं, देश के अचीवमेंट, उसको भी कैंसिल करके आप बैठ गए हो। तो प्रधानमंत्री मोदी का आज का ये जो भाषण था ये लगभग 99 मिनट का भाषण था। यानी आप समझ लीजिए लगभग 1 घंटा और 40 मिनट के आसपास का ये भाषण था। 1 घंटा 39 मिनट लंबा भाषण था। आजकल आप समझ लीजिए 1.5 घंटे में तो एक फिल्म खत्म हो जाती है और एक फिल्म के बराबर ही आज प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण था। और अगर आप पूरे भाषण को सुनते तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई राजनीतिक फिल्म देख रहे हैं और उस राजनीतिक फिल्म में एक से एक बढ़कर जबरदस्त डायलॉग्स हैं और वो आपको पीछे फ्लैशबैक में भी लेकर जाते हैं, क्योंकि फ्लैशबैक में वो कभी आपको नेहरू का भाषण सुना रहे हैं, कभी इंदिरा गांधी का भाषण सुना रहे हैं, कभी ये बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह के टाइम पर क्या होता था, कभी पुराने इंटरिम बजट के भाषण के कुछ अंश आपको पढ़कर सुना रहे हैं। और साथ साथ उसमें आंकड़े भी बहुत सारे थे जिसमें वो अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। और इसी दौरान
उन्होंने संसद में आज अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई कि मैंने इस दौरान क्या क्या किया, और वो उपलब्धियों की जो लिस्ट थी वो बहुत लंबी थी, लेकिन इसी दौरान उन्होंने राम मंदिर की भी बात की और कहा कि एक ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को अब एक नई ऊर्जा देता रहेगा। भगवान राम, आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी असल में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे और उन्होंने आज अपने भाषण में पहली बार एक और नई बात की। आज उन्होंने पहली बार राजनाथ सिंह और अमित शाह का नाम लेते हुए परिवारवाद की नई परिभाषा लोगों को समझाई और उन्होंने कहा कि जो लोग अमित शाह और राजनाथ सिंह पर परिवारवाद के आरोप लगाते हैं तो उन पर परिवारवाद का आरोप क्यों फिट नहीं बैठता, और उन्होंने आज यह भी कहा कि परिवारवाद की असली परिभाषा क्या है उनके हिसाब से, वो भी उन्होंने आज देश के सामने रखी है। आइए सुनिए आप। हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं? अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ, आपके साथ मेरा विषय नहीं है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। और इसलिए मैं किसी परिवार के 2 लोग अगर प्रगति करते हैं, उसको तो मैं स्वागत करूंगा। 10 लोग प्रगति करें, मैं स्वागत करूंगा। देश में जितनी नई पीढ़ी अच्छे लोग आए, स्वागत योग्य है। सवाल यह है कि परिवार ही पार्टियां चलाती है। तो आज शायद ये भी पहली बार ही हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने और विपक्ष के सामने परिवारवाद की परिभाषा आज स्पष्ट की है, क्योंकि अक्सर ये कई बार होता था कि जब परिवारवाद के आरोप लगते थे, जब बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर, गांधी परिवार पर परिवारवाद के आरोप लगते थे, तो दूसरी तरफ से अमित शाह पर परिवारवाद के आरोप लगते थे और राजनाथ सिंह पर भी परिवारवाद के आरोप लगते थे। और आज इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों का नाम लेकर साफ साफ यह स्पष्ट किया कि क्यों परिवारवाद के आरोप इन दोनों नेताओं के परिवारों पर सही नहीं बैठते। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन के बारे में भी कुछ व्यंग किया और कहा कि इनके अलायंस का तो अलाइनमेंट ही बिगड़ गया है। कांग्रेस का विश्वास हमेशा सिर्फ एक परिवार पर रहा है। एक परिवार के आगे वो न कुछ सोच सकते हैं, न कुछ देख सकते हैं। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए।
कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। इनको अपने इस कुनबे में अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे? तो अभी तक जैसा आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर आज कोई शिकन नहीं था, आज कोई तनाव नहीं था और आज वो बहुत आनंद के साथ अपनी बात कह रहे थे। लगातार विपक्ष के सामने खड़े होकर विपक्ष के बड़े बड़े मुद्दों पर, चाहे वो व्यंग के जरिए हो, चाहे वो आंकड़ों के जरिए हो, वो लगातार अपने भाषण में उन्होंने अपना चुनाव प्रचार तो कर ही दिया। अभी से अपनी 10 साल की जबरदस्त उपलब्धियों की लंबी सूची देश के सामने उन्होंने गिनवा दी। इस पूरे भाषण में उनका आत्मविश्वास, जबरदस्त आत्मविश्वास जो है वो झलक रहा है और यह आत्मविश्वास जो दिखाई दे रहा है यह है तीसरे टर्म की गारंटी। उन्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और यह आत्मविश्वास वही है। और आज उन्होंने यह भी कह दिया कि बीजेपी को कम से कम 370 सीटें तो मिल ही रही हैं और एनडीए तो 400 के पार जाएगा। और साथ ही आज उन्होंने यह भी बताया कि विपक्ष उनके सामने कोई लड़ाई लड़ ही नहीं रहा है, यानी वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष बहुत कमजोर है और ये जो युद्ध होने वाला है ये बिल्कुल एक तरफा है। आज पूरे भाषण से ऐसा भी लगा कि वो शायद इसलिए निराश हैं क्योंकि इस बार उन्हें ऐसा लग नहीं रहा कि कांटे की कोई टक्कर होने वाली है। असल में जब कोई बड़ा मैच होता है, आप लोग भी जब कोई मैच देखते हैं क्रिकेट का या कोई भी, अगर उसमें कांटे की टक्कर होती है तो देखने वाले को भी मजा आता है, लेकिन अगर उसमें कांटे की टक्कर ना हो तो फिर वो मैच बोरिंग हो जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी आज इस भाषण में यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये पूरा जो मैच है लोकसभा चुनाव का, ये एक तरफा मैच होने वाला है क्योंकि जो सामने वाला खिलाड़ी है वो लड़ाई करने की अपनी जो इच्छा शक्ति है उसे खो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की इस बात के लिए भी आज कड़ी आलोचना की कि वो भारतीय सेना के लिए बयानबाजी करते हैं और कहा कि सेना के बारे में हल्के शब्दों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत की सेनाएं सीमाओं से लेकर के समंदर तक अपने सामर्थ्य को लेकर के आज भी उसकी ठाक है। हमें हमारी सेना के पराक्रम पर गर्व होना चाहिए। हम कितना ही उनके मोरल तोड़ने की कोशिश करें, मुझे मेरी सेना पर भरोसा है। मैंने उनके सामर्थ्य को देखा है। कुछ राजनेता सेना के लिए हल्के फुल्के शब्द बोल दें, इससे मेरे देश की सेना डिमोरलाइज होगी। ये सपनों में कोई रहते तो निकल जाए। देश के मूड को वो खत्म नहीं कर सकते और किसी के एजेंट बन करके इस प्रकार की भाषा अगर कहीं से भी उठती है, देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। असल में प्रधानमंत्री मोदी को आज ये बात क्यों कहनी पड़ी? वो इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आज संसद में एक बार फिर भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लिए और प्रधानमंत्री ने उनके इसी बयान का जवाब दिया। तो पहले अब आप ये सुनिए कि आज अधीर रंजन चौधरी ने फिर से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत क्यों मांगे और कैसे मांगे। 2019 में पुलवामा में हमारे 7 जवान शहीद हुई। वहां के गवर्नर मालिक साहब ने कहते थे कि वहां के सरकार की लापरवाही से हमारे जवान शहीद हुई थी। मैं नहीं, मालिक साहब गवर्नर कहते थे। उसके बदले में आप बालाकोट में हमला किया। सारे देशवासियों के अंदर एक जोश पैदा हो गया कि हमारे देश बदला ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं मिला। क्या हुआ ना हुआ कोई जानकारी नहीं मिला। हमें चश्मदीद गवाह के साथ ये देख पाए हैं कि हमारे एक मिग 21 को वहां क्रैश होने देखा, हमारे एक C-17 हेलीकॉप्टर को
हम लोग तबाह होते देखा फ्रेंडली फायर में। उसमें 6-7 हमारे एयर पर्सनल उनको हम शहादत होते हुए देखा। कहे गए थे कि पाकिस्तान के F-16 को हम मार गिराया, पता नहीं कहां गिराया। और बालाकोट में असलियत क्या हुई आज तक पता नहीं, क्योंकि आपने कुछ कहा नहीं आज तक। असल में कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती यही है कि कांग्रेस आज भी भारतीय सेना पर सवाल उठा रही है। आज भी कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है, कभी बालाकोट में जो हमने एयर स्ट्राइक किया था कभी उसके सबूत मांगती है, और भारतीय सेना पर जाने अनजाने वो सवाल उठा देती है। असल में अगर पूरे देश का मूड अगर आप देखें तो उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अभी उस मूड को समझ नहीं पाई है। पूरे देश में इस समय देशभक्ति का मूड है, पूरे देश में राष्ट्रवाद का मूड है, पूरे देश में इस समय भारतीय सेना के प्रति गजब का सम्मान है। इतना सम्मान है कि शायद पहले, इससे पहले कभी ऐसा ना रहा हो। इसलिए कांग्रेस इस पूरे मूड को समझ नहीं पा रही है। यहां तक कि अगर आप देखेंगे तो पिछले हाल के कुछ वर्षों में जो बड़ी बड़ी सुपरहिट हिंदी फिल्में भी आई हैं, वो सारी फिल्में वो हैं जिनमें आपको देशभक्ति देखने को मिलती है, राष्ट्रवाद आपको देखने को मिलता है, और पाकिस्तान के साथ हमारे जो लगातार खराब होते संबंध हैं, पाकिस्तान पर हम कैसे पाकिस्तान हमारा नुकसान करता है और फिर हम पाकिस्तान से बदला लेते हैं। ज्यादातर सुपरहिट फिल्में भी जो हाल ही में आई हैं, उन सब में कहानी जो है वो यही है। उनमें पाकिस्तान भी है, देशभक्ति भी है, राष्ट्रवाद भी है, और कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये कहानी की जो फिल्में हैं वो हमारे देश में लगातार आपने देखा होगा लोगों ने पसंद की हैं, वो कहानियां सुपरहिट हुई हैं। हाल ही में अगर आप सारी फिल्में भी देखेंगे तो सब फिल्में वही हैं। अगर आप देखेंगे पठान जो फिल्म आई थी वो क्या थी, वो यही थी। इसके बाद अगर शाहरुख खान की जवान फिल्म भी आप देख लीजिए, अभी जो नई फिल्म आई है फाइटर, वो भी फाइटर में भी यही कहानी है। उससे पहले उरी फिल्म आई थी, उसे लोगों ने कितना पसंद किया था। लेकिन समस्या यह है कि कांग्रेस के नेता जनता की इस भावना को समझ ही नहीं पा रहे हैं, और आज इतने वर्षों के बाद भी उनका इस पूरे मामले पर स्टैंड बदला नहीं है। उन्होंने कुछ सीखा नहीं। 2019 का चुनाव हार गए, तब भी उन्होंने ये नहीं सीखा कि इस देश में भारतीय सेना पर सवाल उठाना या देशभक्ति और राष्ट्रवाद के खिलाफ बात करना या पाकिस्तान के पक्ष में बात करना देश की जनता को पसंद नहीं है, और आज उन्होंने एक बार फिर से वही गलती कर दी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिना नाम लिए कांग्रेस की इस आज की कमजोर स्थिति का जिम्मेदार राहुल गांधी को बताया और कहा कि कांग्रेस जो है वो एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान पर ताला लगाने की अब नौबत आ गई है। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। और ये दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोलिए, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज यह भी कहा कि विपक्ष उन पर जितने भी ईंट पत्थर उछाले वो उन सब को विकसित भारत के संकल्प के काम में लगा देंगे। राजनीति अपनी जगह पे होती है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर होता है, लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और इसलिए आइए मैं निमंत्रण देता हूं आपको, कंधे से कंधा मिलाकर के हम देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े। राजनीति में किसी भी जगह पर रहते हुए भी राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आती। अब इस राह को मत छोड़िए। मैं आपका साथ मांग रहा हूं, मां भारती के कल्याण के लिए साथ मांग रहा हूं। मैं विश्व के अंदर जो अवसर आया है उस अवसर को बुलाने के लिए आपका साथ मांगता हूं। मैं आपका सहयोग चाहता हूं 140 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को और समृद्ध बनाने के लिए और सुखी बनाने के लिए। लेकिन अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं और अगर आपका हाथ ईंटें फेंकने पर ही तुला हुआ है तो आप लिख करके रखिए, आपकी हर ईंट को मैं विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए लगाऊंगा। आपके हर पत्थर को मैं विकसित भारत के जो सपनों को लेकर के आप चले उसकी नींव मजबूत करने के लिए मैं लगाऊंगा और देश को हम उस समृद्धि की ओर लेके जाएंगे। जितने पत्थर उछाल लीजिए,
आपका हर पत्थर भारत के समृद्ध, भारत के विकसित भारत के सपने को समृद्ध बनाने के लिए हर पत्थर को मैं काम में ले लूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो आज हमने, वैसे तो ये भाषण, जैसा मैंने आपको कहा, प्रधानमंत्री मोदी का लगभग 99 मिनट का भाषण था, लेकिन हमने इसके कुछ चुनिंदा हाइलाइट्स आपके लिए आज निकाले हैं कि आज उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा। भाषण ऐसा था, 1.5 घंटे का ये जो भाषण था लगभग, इसमें उन्होंने लगभग हर विषय को कवर कर लिया और देश की जनता तक, विपक्ष को तो उन्होंने खरी खोटी सुनाई ही, लेकिन देश की जनता तक भी आज उन्होंने अपनी आवाज और अपने विचार पहुंचा दिए।